क्लास के अंदर आ चुके हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ये क्लास आपकी तथास्तु की जो कि बहुत खास क्लास आपको देखने को मिल रही है। यह है आपकी क्लास नंबर 20 और लगभग आपकी जो लेक्चर्स लगने हैं, इस पूरी सीरीज़ को पूरा करने में, उस लेक्चर्स लगभग 25 लग जाएँगे तभी ये पूरा हो पाएगा। हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे आके कह रहे हैं जय हिंद मेरे भाई। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। जय हो सर। ठीक है भाई सौरभ सिंह। स्टार्ट करते हैं। आपका लेक्चर नंबर 20 सीरीज़ का नाम तथास्तु जो यूट्यूब पर आपको लाइव देखने को मिल रही है। वैसे तो एक पेड बैच है, बट इसका लाइव सेशन यूट्यूब पर जाता है और लाइव जैसे ही पूरी होती है, उसके ठीक आधे घंटे के बाद ये क्लास आपकी रिमूव हो जाती है। उसके बाद ये केवल एप्लीकेशन पर मौजूद होती है। इसकी पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर ही मौजूद होती है। स्टार्ट करते हैं। सरपंच जी नमस्ते, नमस्ते भाई। स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन टेरिटरी और पंचायत। कोशिश करेंगे दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे प्रकार से कंप्लीट किया जा सके। कल हमने भाग 6वें को कंप्लीट कर लिया था। अब हम 7वें भाग, 8वें भाग, 9वें भाग की चर्चा करने के लिए आज साथ में आए हैं, तो ताबड़तोड़ तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है? चलो जी, स्टार्ट करा यहाँ से। यहाँ पर पहला पोर्शन आपको देखने को मिलता है, जिसको हम बताते हैं कि सर यहाँ पे बता दीजिए क्या-क्या आएगा? भाई जी, यहाँ पर आपको पता लगता है कि सबसे इंपोर्टेंट और सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पर है कि कल हमने पार्ट 6 को कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 6वां आपका कल कंप्लीट हो गया। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 7 क्या है? क्योंकि पार्ट 7 को भी तो करना पड़ेगा ना भाई जी। तो पार्ट 7 क्या है वो समझिए। पार्ट 7वां क्या होता है? पार्ट 7वां होता है सर बी प्रकार के राज्य। बी प्रकार के राज्यों का प्रशासन पार्ट 7 होता है। ये होता है टाइप बी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप बी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। बी टाइप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है, जो हमें यहाँ देखने को मिलता है टाइप बी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आएगा। इसका अंतर्गत हमें समझना होगा बी प्रकार के राज्यों का प्रशासन यहाँ पर आता है। क्या आता है भाई? बी प्रकार के राज्यों का प्रशासन। बी प्रकार के राज्यों का प्रशासन है। राज्यों का प्रशासन यहाँ आएगा। राज्यों का प्रशासन यहाँ पर आएगा। बे प्रकार के राज्यों का प्रशासन है। प्रशासन देखने को मिलेगा। ठीक है? अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर मैं बी प्रकार के राज्यों के प्रशासन की बात करता हूँ तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सर दूर-दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। एक तो होता है छोटी-मोटी दिक्कत है, एक होता है दूर-दूर तक दिक्कत नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर है। आर्टिकल कौन सा है भाग 7 में? तो आर्टिकल आपको देखने को मिलता है 238। केवल एक ही आर्टिकल आपका है। अब होता यह है कि जब 7वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें बी प्रकार के राज्यों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मतलब जब आपका 7th नंबर का संशोधन होता है, तो इसमें बी प्रकार के राज्यों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। 7th संशोधन 1956 इसके माध्यम से क्या होता है? बी प्रकार के राज्यों का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया। बी टाइप स्टेट्स का जो अस्तित्व है वो ही समाप्त हो जाता है। बी टाइप स्टेट्स जो होते हैं बी प्रकार के राज्य, बी प्रकार के राज्यों का अस्तित्व, बी प्रकार के राज्यों का अस्तित्व समाप्त हुआ। राज्यों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। राज्यों का क्या होता है? अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अस्तित्व समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या है? बी टाइप स्टेट का एक्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। एक्जिस्टेंस बी टाइप के राज्य कौन से होते हैं? पहले बच्चों को वो इशू रहेगा कि बी प्रकार के राज्य कौन से होते हैं? तो देशी रियासतों के लिए अतिरिक्त राज्य प्रावधान। ये होते हैं प्रिंसली स्टेट्स के लिए सेपरेट आपके स्टेट्स। ये प्रिंसली स्टेट्स पर डिपेंड करते हैं। प्रिंसली स्टेट पर यह डिपेंड करेंगे। प्रिंसली स्टेट्स पर डिपेंड करते हैं कि जो हमारी देशी रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उस पर भाई जी ये डिपेंड करते हैं और ये एक्जेक्टली ऐसे ही काम करता है। तो हमें वहीं से पता लगता है शुभम कि भाई ये प्रिंसली स्टेट है, यानी देशी रियासतें हैं। देशी रियासतें आपको देखने को मिलती हैं। अब इसी का एक्जिस्टेंस आपका खत्म कर दिया गया। इसी का क्या मैंने बताया बी प्रकार के राज्यों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जैसे इसका अस्तित्व समाप्त होता है, हमें एक अनुभूति होती है, हमें पता लगता है कि सर खेल खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? खेल खत्म हो चुका है। इस कारण से हम कह सकते हैं बी प्रकार के राज्यों के खेल खत्म होने के कारण जो भाग 7 है उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो भाग 7 भी समाप्त कर दिया गया। भी समाप्त कर दिया गया। समाप्त हो गया। भाग 7 भी समाप्त हो गया। तो इसी वजह से हमें पता लगता है कि भाग 7 कब समाप्त होता है, इसको भी क्या कर दिया गया? इसको भी अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश का मतलब क्या होता है? पूर्णतः किसी चीज को खत्म करना। देखो, यह जो है रिवर्ट नहीं किया है, इसको अबॉलिश किया है। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको ये लगता है कि इस चीज को हम रिट्रैक्ट करते हैं, मतलब यहां से खत्म करके कहीं और भेजेंगे तो रिट्रैक्शन होगा, बट रिट्रैक्शन नहीं हुआ था। इसमें इसका अबॉलिशमेंट हुआ है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहां से उठा के कहीं और फेंक दोगे। ना 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 ना, इसको यहीं पे खत्म कर दोगे, तब जाकर ये चीजें आपकी पूरी यहां पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट जब 6वां हुआ, पार्ट जब 7वां हुआ, तो पार्ट 8वें की चर्चा करते हैं। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं पार्ट 8 की। यहां से शुरू होता है भाई जी आपका पार्ट 8। अब पहला ही पॉइंट आपके सामने आएगा कि सर ये आखिरकार पार्ट 8 में होता क्या है? यहीं पर आपको पता लगेगा व्हाट इज डिफाइंड इन पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या डिफाइन किया गया है? बताओ, पार्ट 8 में क्या डिफाइन किया गया है? सर जी अगर मैं बात करता हूं पार्ट 8 में डिफाइन है तो है क्या? तो पार्ट 8 में डिफाइन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इसमें डिफाइन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज इसमें देखने को मिलता है। तो इसी के एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन की हम चर्चा करते हैं। तो बताइए सर, पार्ट 8 यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज की चर्चा करते हैं। इसके बारे में थोड़ा इस प्रकार से चीजें आपकी चलेंगी। इसमें आप बताना शुरू कर दीजिए। इंपॉर्टेंट है ना, इसी को हम बात करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। पेपर में आजकल क्या है, नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें से नए पैटर्न के क्वेश्चन बनाना आसान पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 239 से 242 तक चलता है। ये कहां से कहां तक चलता है? आर्टिकल 239 से शुरू होता है और ये जाता है 242 तक। आर्टिकल 239 से शुरू होकर 242 तक जाता है। ठीक है? अब जो बच्चे पूछ रहे हैं सर आप स्टैटिक कब से कराएंगे? बेटा इसको कराने के बाद मैं स्टैटिक ही शुरू करूंगा, और अब जो स्टैटिक होगी वो फ्री रहेगी। स्टैटिक जो होगी वो फ्री रहेगी। ये तो पेड है, बट नहीं, इसके बाद हिस्ट्री शुरू होगी, मुझे याद है। स्टैटिक को ऐसे ही अपलोड किया जाएगा। ठीक है, 239 से 242। ठीक बात। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। लीजिए, अब हम बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का डिस्कशन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। बड़ा अच्छा टॉपिक आपको देखने को मिलता है। अब इसमें एक एक पोर्शन को बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये मैंने बताया, ये पार्ट 8 है जो आर्टिकल 239 से 242 की तरफ डिस्कशन करता है। और यह क्या है, कंप्लीट एनालिसिस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। इस पूरे कंप्लीट एनालिसिस को बहुत ध्यानपूर्वक समझना और चीजों को बहुत अतिरिक्त लेवल पर लेकर चलेंगे, तब आपको और समझ में आएगा। ठीक है, चलो लीजिए सर डिस्कशन करते हैं। सर इसके अंदर पहले आर्टिकल समझ लीजिए, कौन कौन से आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल्स को छोटा छोटा समझ लेते हैं।
239 में इसके प्रशासन का जिक्र है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, याद रखा। 239 ए में लोकल लेजिस्लेचर स्थानीय विधानमंडल की स्थापना है। 239 ए में बताया गया है आपको दिल्ली की विशेष स्थिति है, और 239 ए बी के अंदर बताया गया संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर हो जाती है तो वो क्या है, यहाँ केवल दिल्ली की नहीं पुदुचेरी की विशेष स्थिति का वर्णन भी 239 ए में ही किया गया है। 240 में राष्ट्रपति का विनियमन है, और 241 में हाई कोर्ट्स के बारे में डिस्कशन होता है, किसी ने इनके हाई कोर्ट्स कहाँ किस प्रकार से हैं, 241 में। मैं बड़े प्यार से इसको समझाता हूँ कि कौन सा आर्टिकल कैसे काम करेगा, राइट? जी हाँ, कवि कमल राजौरा आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक आर्टिकल की। 239 को हम समझते हैं। 239 क्या है? ये बताता है हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में होता है। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इसका प्रशासन किसके हाथ में है? सर, इसका प्रशासन हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में है। एडमिनिस्ट्रेशन बाय द प्रेसिडेंट। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्रिएट होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज का जो प्रशासन है वो किस पर निर्भर करता है? प्रशासन यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अब राष्ट्रपति चाहे तो इसको स्वयं करे, या चाहे तो वह किसी अपने नियुक्त अधिकारी के द्वारा इसको करा सकता है। अब इसमें ये चीज आपकी लिखी हुई है, राष्ट्रपति चाहे स्वयं करे, राष्ट्रपति चाहे स्वयं प्रशासित करे, स्वयं प्रशासित करे, प्रशासित करे, या प्रशासक को नियुक्त कर दे, या वह प्रशासक को भी नियुक्त कर सकता है, या क्या कर सकता है? प्रशासक को नियुक्त कर सकता है, या प्रशासक को नियुक्त कर सकता है। प्रशासक नियुक्त कर सकता है, प्रशासक नियुक्त संभव है, प्रशासक नियुक्त संभव है, संभव है कि वो प्रशासक को यहां पर नियुक्त कर दे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको हम यहीं से समझते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा होता है, प्रशासक के द्वारा होता है। डेजिग्नेशन स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, एग्जांपल के लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, चीफ कमिश्नर होगा। कौन होगा जो इसके ऊपर अपॉइंट किया जाएगा? ये नियुक्ति केवल राष्ट्रपति पर निर्भर करेगी। आगे क्लॉज सेकंड, राष्ट्रपति चाहे तो एक गवर्नर को एक यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकता है, यानी 239 के क्लॉज 2 के अंतर्गत कुछ और ही मामला लिखा हुआ है। यह मैं आपको यहां पर लिखता हूं, ठीक है? यह मैं आपको यहां पर लिख देता हूं क्योंकि यहां पर शायद ये वाली चीज आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? चलो ये लीजिए भाई साहब, अरे भाई अब आप समझेंगे 239 का दूसरा क्लॉज, 239 का सेकंड क्लॉज आप समझेंगे, 239 का दूसरा क्लॉज आप यहां समझेंगे। इसमें मैंने बताया कि एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन एक नजदीकी राज्य के गवर्नर को भी सौंपा जा सकता है, ठीक है? मैंने बताया एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन, एक यूटी का प्रशासन, एक यूटी का प्रशासन एक नजदीकी राज्य के राज्यपाल को दिया जा सकता है, एक नजदीकी राज्य के राज्यपाल को दिया जा सकता है, राज्यपाल को भी दिया जा सकता है, को भी दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, को भी दिया जा सकता है। और ये बात कब कही गई थी? को भी दिया जा सकता है। ये बात शुरुआती तौर पर नहीं थी, ये बात दी जाती है बाद में। ये 7वें संशोधन के माध्यम से दिया गया था, 7 CAA 1956 में ऐसा कहा गया था। तो मैं बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी गिवन टू अ नियर स्टेट गवर्नर फॉर एन यूनियन टेरिटरी। आपको समझ में आई? ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल के लिए चंडीगढ़ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वर्तमान में, वो गुलाब चंद कटारिया है, जो पंजाब के भी गवर्नर है फिलहाल में, वो चंडीगढ़ के भी गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। तो कटारिया साहब का अपना अलग चलवा है। याद करने का तरीका क्या है? आप 2 से 4 बार रिवाइज करेंगे, आपको याद। तो ये आर्टिकल 239 है जो संपूर्णतः राष्ट्रपति की क्षमताओं का डिस्कशन करता है। आर्टिकल 239 राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है? जो बच्चा मुझे बता देगा, मैं अभी उस बच्चे को अभी के अभी नामित कर दूंगा पद्म विभूषण के लिए। फटाफट बताओ कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 239 राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति? इसे अभी के अभी आईएएस घोषित करो हैं। बताओ फटाफट से, ये राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है? देखिए, अगर मैं बात करता हूं ये राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है, तो बहुत ही बेसिक चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल 239 राष्ट्रपति की एक एग्जीक्यूटिव शक्ति है। दिस इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट, जो हमें यहां पता लगती है। एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट की है। आगे हम बात करते हैं 239 के बाद। 239 के बाद हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट 39 के बाद 246 की बात कर लेते हैं, ठीक है? या ऐसा करते हैं थोड़े से पॉइंटर से 239 के भी समझ लीजिए। स्थानीय विधानमंडल, ठीक है? ये रुको जरा, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। 239 ए भी इन सबको बाद में समझा जाएगा। इसके बाद सीधा आइए आप 240। 239 ए भी मैं बाद में समझाऊंगा, मेरा एक तरीका अलग है, ठीक है? मैं यहां पे आपको समझाता हूं 240 में, ठीक है? चलो 240 में पावर टू मेक रेगुलेशंस, विनियमन बनाने की शक्ति, विनियमन बनाने की शक्ति। राष्ट्रपति इन क्षेत्रों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। आर्टिकल 240 जो है राष्ट्रपति की आपकी विधायी शक्ति देखने को मिलती है। यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। दिस इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है? इसको भी लिख लीजिएगा कि आर्टिकल 240 जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की। ये क्या? प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है। ये एक प्रेसिडेंट्स लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर आपको देखने को मिलेगी, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक बात? आगे हम बात करते हैं, ठीक है सर? चलो जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, ओनली व्हेन लेजिस्लेचर इज डिसॉल्व। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर जी इसके अंदर 4 हैं, इसके अंदर कुछ क्षेत्र नहीं है, जैसे सर इसमें दिल्ली नहीं है, ठीक है? जैसे सर इसके अंतर्गत आपका चंडीगढ़ नहीं है। रीजन क्या होता है कि वहां पर आपके प्रशासक नियुक्त हैं, और दिल्ली इस कारण से नहीं है क्योंकि वहां पर आपकी विधानसभा का ही पूर्णतः निर्माण किया गया है, इस वजह से नहीं है। तो ये दरअसल यहाँ पर विधायी शक्तियों का डिस्कशन है। विनियमन बनाने की शक्ति किसको होती है? ये प्रेसिडेंट को ही होती है। यही है आर्टिकल 240। ये शक्ति पूर्णतः प्रेसिडेंट के पास है। आगे हम बात करते हैं 240 के बाद अगला पोर्शन आता है आपका 241। बहुत बढ़िया। यहां आती है दरअसल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय तथा, इसको मैं चेंज करके लिखता हूं, ये नहीं है 241 में। सिर्फ 241 में क्लॉज जो लिखा हुआ है वो बताता है आपको 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्यपालिका कार्यपालिका तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्यपालिका तथा न्यायपालिका न्यायपालिका इन दोनों ही चीजों का डिस्कशन किया गया है। मतलब एग्जीक्यूटिव भी बताई गई है एंड यहां पर यह भी बताया गया है कि सर एग्जीक्यूटिव भी बताई गई है और जुडिशरी भी। एग्जीक्यूटिव भी है प्लस जुडिशरी भी है, तो दोनों ही चीजों का डिस्कशन यहां पर किया गया, दोनों ही चीजों का डिस्कशन आपको यहां पर किया गया है। ठीक है, तो चलो हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं डिस्कशन कैसे कैसे काम करेगा, हम बताइए जरा। ठीक है, चर्चा करते हैं। पार्लियामेंट्स की पावर आपको देखने को मिलती है, कॉन्स्टिट्यूट ए हाई कोर्ट फॉर ए यूनियन टेरिटरी, डिक्लेयर एनी कोर्ट इन यूटी टू बी हाई कोर्ट। चर्चा करता है कि कोई भी ऐसा कोर्ट डिक्लेयर भी किया जा सकता है जो हाई कोर्ट के लिए काम करे। वास्तविकता में आप इसको ऐसा पढ़ने की बजाय आप इसको नेक्स्ट पेज पे पढ़िए, या फिर ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा एक अच्छे और डिफाइंड तरीके से समझाने का प्रयत्न करता हूं। ये ऐसे समझना आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन मैं इसको आपके लिए आसान कर सकता हूं। यह ऐसे समझना आपके लिए कठिन हो सकता है, बट मैं इसको आपके लिए आसान कर सकता हूं। उदाहरण के लिए समझिए, अब हम यहाँ पे यूटीज लिख लेते हैं। कितनी यूटी हमारे पास मौजूद है बताओ। हमारे पास मौजूद जो यूटी है वो कौन कौन सी यूटीज हैं जो हमारे पास मौजूद है, बताइए जरा। 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो पहली आपको देखने को मिल जाएगी सर दिल्ली, फिर आपको दूसरी देखने को मिल जाएगी पुदुचेरी पुदुचेरी, तीसरी हमें देखने को मिल जाएगी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, चौथी हमें देखने को मिल जाएगी लद्दाख, फिर है आपकी चंडीगढ़, चंडीगढ़ है, फिर दमन दीव है, दमन दीव है, दमन और दीव। आजकल दादर नगर भी इसी में है, 2020 के बाद दादर नगर भी इसी में शामिल हो चुकी है। फिर आपको 7वीं देखने को मिलती है अंडमान निकोबार, और 8वीं आपको देखने को मिलती है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आपको देखने को मिलती है। अब चलो इन सब का डिस्कशन करना शुरू करते हैं, इन सब का डिस्कशन करना हम शुरू करते हैं। समझिए जरा वह डिस्कशन कैसे होगा। सर जैसे यहाँ पर है इसकी एग्जीक्यूटिव अलग से काम करेगी, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है, और भाई यहाँ इसकी जो जुडिशरी है वो अलग से काम करेगी। ये पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिस आर्टिकल इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट आर्टिकल ये है इंपोर्टेंट। यानी ये कार्यपालिका है, ये क्या, ये कार्यपालिका आपको देखने को मिलेगा, कार्यपालिका आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपको देखने को मिल जाएगा विधायिका, आपको देखने को मिल जाएगा विधायिका, आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। राइट, तो बच्चे एग्जीक्यूटिव है, दिल्ली में कैसे कैसे एग्जीक्यूटिव का काम होता है। सर दिल्ली में एग्जीक्यूटिव का काम होता है बहुत ही डिफाइंड तरीके से, और दिल्ली में वो एग्जीक्यूटिव का डिफाइंड तरीके का काम कैसा है। सर एक तो यहाँ पर है आपका विधानसभा, विधानसभा है यहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पर, और साथ में यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है। एलजी होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। और इसका जो कोर्ट है वो कहाँ पे, दिल्ली का कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ही है। ठीक, पुदुचेरी के लिए क्या है, पुदुचेरी में भी विधानसभा है और यहाँ से यहाँ भी एक एलजी है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन सा कोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट है। जम्मू कश्मीर में भी एक विधानसभा है प्लस यहाँ एक एलजी है, और यहाँ के लिए क्या काम करेगा सर, यहाँ के लिए आपका श्रीनगर हाईकोर्ट है, श्रीनगर हाईकोर्ट इसके लिए काम करता है। लद्दाख में केवल एक एलजी देखने को मिलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलता है, और यहाँ के लिए भी श्रीनगर हाईकोर्ट ही काम करता है। चंडीगढ़ में प्रशासक है, प्रशासक का मतलब है यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, इसका मतलब हुआ यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर, दमन दीव में भी एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, अंडमान निकोबार में भी एडमिनिस्ट्रेटर है और यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर है। लेकिन चंडीगढ़ का कोर्ट है आपका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, जो पंजाब प्लस हरियाणा का हाईकोर्ट है, पंजाब प्लस हरियाणा का हाईकोर्ट है, वो यहाँ पर काम करता है। दादर और नगर हवेली में आपका जो काम करता है बॉम्बे का हाईकोर्ट काम करता है, बॉम्बे हाईकोर्ट काम करता है। अंडमान निकोबार में कोलकाता हाईकोर्ट काम करेगा, कोलकाता हाईकोर्ट काम करेगा। और वहीं लक्षद्वीप के अंदर केरला हाईकोर्ट काम करता है, केरला, केरला हाईकोर्ट काम करता है। तो ये कुछ इस तरीके से चर्चा बनती है, इसकी चर्चा कुछ इस प्रकार से रेडी होती है जो आप यहाँ पर समझ पाएंगे, जो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। समझ में आई बात जी सर? पूर्णतः आप बातों को समझ पाए होंगे, पूर्णतः आप बातों को समझ पाए होंगे। मेरे ख्याल से तो समझ पाएंगे। ये पेपर में यार बार बार बन चुका है, सीपीओ के पेपर में जैसे बना ये वाला सवाल, सीपीओ के पेपर में बना, सीपीओ 24 में, कि भाई कोलकाता हाईकोर्ट ये सीपीओ में बना था, सीपीओ 2024 में। और ये जो है आपका बॉम्बे हाईकोर्ट वाला जो बना था ये एनटीपीसी में बना है 25 में। ठीक है, जो पेपर हुआ था 2024-25 वाला। केरला हाईकोर्ट का भी बन चुका है ऐसे, तो ये सीएचएसएल में बना था 2025 वाले में। तो ये सवाल रिपीटेटिव है, ठीक है, बहुत साधारण होते हैं पर पूछे बार बार जाते हैं। अब इसी चीज को बहुत आसानी से आप यहां भी समझ सकते थे कि किसके लिए कौन सा हाईकोर्ट है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट फॉर चंडीगढ़, दादर नगर हवेली के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट है लक्षद्वीप के लिए, अंडमान निकोबार के लिए कलकत्ता है, और पुडुचेरी के लिए मद्रास हाईकोर्ट। बढ़िया है, ये मैप भी आपको अच्छे तरीके से समझने में सहायता प्रदान करता है, ये भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, विच हाईकोर्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, तो बताएगा व्हाई दीज यूटीज आर क्रिएटेड। ये भी तो आपके दिमाग में आता होगा। वैसे तो मैं इस वाले क्वेश्चन को पार्ट 1 में पढ़ा देता हूं कि यूटीज क्यों बनाए जाते हैं, बट क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पर भी लाइव है और बच्चे इस क्लास को छोड़ते हुए चल रहे हैं, मतलब कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे कभी कभी सर आज जी सर की क्लास चलिए टहलाते हैं, तो टहलने वाले बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, और उन्हीं टहलने वाले बच्चों की वजह से दिक्कतें क्रिएट होती हैं, उनकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। बट कोई नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, काइंड आदमी है, तो आप भी पढ़ लीजिए कि आखिरकार यूटीज क्यों क्रिएट होती हैं। देखो बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक समझना, केंद्र शासित प्रदेश क्रिएट क्यों होते हैं, इसके लिए कोई डिफाइंड फॉर्मूला कभी नहीं बना कि हम किसी को यूटी क्यों बना, ये कभी फॉर्मूला नहीं बना। हाँ, एक फॉर्मूला आता है डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला, डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला आता है, गॉडगिल फॉर्मूला आता है, एक आता है डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला। ये था स्पेशल स्टेटस के लिए, ये इसलिए था ताकि स्पेशल स्टेटस दी जा सके, स्पेशल स्टेटस टू स्टेट, स्टेटस टू स्टेट, विशेष दर्जे के लिए था। एक राज्य को विशेष दर्जा देना है तो विशेष दर्जा हम किस प्रकार से दे सकते हैं, उसके लिए आपको क्रिएट किया गया विशेष दर्जे के लिए। अब चूंकि विशेष दर्जा इसमें मिलता है
ठीक है, विशेष दर्जा इसमें मिलता है। उसी आधार को आगे चल के केंद्र शासित प्रदेशों का आधार समझा जाने लगा, राइट। अब स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा मिलता है वो पहला कारण हो सकता है सिर्फ राष्ट्र के लिए, ठीक है, राष्ट्र के लिए खतरा, राष्ट्र के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए, राष्ट्र के लिए सुरक्षा पहला कारण बन सकता है। दूसरा आपका हो सकता है विशेष भौगोलिक परिस्थिति हो सकती है, विशेष जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक जियो परिस्थिति हो सकती है, परिस्थिति हो सकती थी, विवादास्पद भूमि हो सकती थी, यानी डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड है मतलब विवादास्पद है, विवादास्पद भूमि है। और चौथा पोर्शन आपको देखने को मिलता है कि सर ये जो है ये दूरस्थ स्थित है या फिर इसका स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, या तो स्ट्रेटेजिक मान लीजिए स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, या मान लीजिए रिमोट है, रिमोट का मतलब है दूरस्थ है, दूरस्थ है, या फिर यह सामरिक इसका महत्व देखने को मिलता है। ये मेजर इसके अंदर पोर्शन होते हैं जिसकी वजह से एक क्षेत्र को यूटी घोषित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली का जो क्षेत्र है ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और चंडीगढ़ जो होता है वो डिस्प्यूट के चलते आपका यूटी बना, ये विवाद के चलते यूटी बना, क्योंकि इसके अंदर केस था कि चंडीगढ़ को दोनों ही लोग लेना चाहते थे, कौन कौन, पंजाब भी और आपका हरियाणा भी, इस वजह से डिस्प्यूटेड पोर्शन है। सांस्कृतिक विशिष्टता, देखो पुदुचेरी पर फ्रेंच का प्रभाव था, इसको अगर हम मिला देते, ये एक विशेष ज्योग्राफिकल कंडीशन भी आती है, पुदुचेरी आपका स्पेशल ज्योग्राफिकल कंडीशन में भी आता है, स्पेशल ज्योग्राफी भी इसी की है। सेम दादर नगर हवेली की है, इसकी भी स्पेशल ज्योग्राफी, इसको बचाना था। अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है ये डिफेंस और सिक्योरिटी की वजह से बचाया हमने, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, प्लस ये मेनलैंड का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने इनको यूटी बनाया। मजा आया, बढ़िया। अब कुछ स्पेशल केसेस आपको देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर के मैटर में। जम्मू कश्मीर के मैटर में हमें देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर का जो मैटर है, जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का जो मैटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए यूटी बनाए गए ताकि नेशन सिक्योरिटी बनी रहे। सर नेशन सिक्योरिटी के लिए ऐसा जरूरी था, देश की अखंडता के लिए इनको यूटी बनाना जरूरी था। मजा, लाइक कर लो भाई एक तरफा, अगर आज भी क्लास को लाइक नहीं कर पाए तो बेकार है भैया, बेकार है, टूट जाओगे फिर तो तुम्हें। चलो हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बट चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं आगे चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक, बताते चलिए भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं आपके वर्तमान में इनकम डेंस आपके जो अपडेटेड है, ये 2026 तक अपडेटेड डेटा मैं आपको दे देता हूं। 2026 तक अपडेटेड डेटा है, इसके बारे में समझते चलना। 2026 तक अपडेट है ये, आप समझ रहे कौन कौन है। दिल्ली में कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा है। पुदुचेरी में जो आपकी कुनिल जो कलिशनाथन यहाँ एलजी है, ठीक है एलजी है। देवेंद्र कुमार जोशी, डीके जोशी, अंडमान निकोबार, लद्दाख में कविंद्र गुप्ता है। लक्षद्वीप में प्रफुल्ल के पटेल है, प्रफुल्ल पटेल है। चंडीगढ़ में गुलाब चंद्र कटारिया है, और दादर नगर के अंदर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों क्षेत्रों में यही है, प्रशासक की भूमिका यही निभा। ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेना ये बहुत जरूरी है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक बात है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास के अंदर मैं देख पा रहा हूँ एक देवशी नाम का छात्र एक महिला पीहू की तरफ काफी आकर्षित होते नजर आ रहे हैं। अभी तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इस प्रकार का संयुग्म किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं होगा। बस आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये समझ पाए, करंट इनकम कंडीशन समझ पाए तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या होती हैं, क्या रिलेशन, क्या डिफरेंसेस एक राज्य और एक यूटी में देखने को मिल सकते हैं। देखो राज्य फेडरल होता है जबकि यूटीज एकात्मक होती है। राज्य का हेड गवर्नर होता है जबकि यूटी का हेड एडमिनिस्ट्रेटर होता है। राज्य में सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी होती है, लेकिन जो यूटी होता है उसमें डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल होता है। यह थोड़ा सा आपको समझना होगा कि वास्तविकता में देखें तो जो राज्य होता है यह आपका स्वायत्ता पर स्थापित करता है। स्वायत्ता यहां पर चलती है, मतलब प्रत्येक राज्य अपने अपने प्रकार से प्रशासन कर सकता है। ठीक है, चलिए प्रत्येक राज्य अपने प्रकार से प्रशासन कर सकता है। प्रत्येक राज्य अपने प्रकार से प्रशासन कर सकता है, अपने प्रकार से प्रशासन कर सकता है, प्रशासन कर सकता है। प्रत्येक राज्य अपने प्रकार से प्रशासन कर सकता है, यह है पॉइंट। ईच स्टेट कैन हैव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स ओन टाइम, जबकि यह प्रत्यक्ष केंद्र के कंट्रोल में रहता है। प्रत्यक्ष केंद्र के कंट्रोल में रहता है, ये प्रत्यक्ष केंद्र के कंट्रोल में रहता है। प्रत्यक्ष केंद्र नियंत्रण यहां पर रहेगा, प्रत्यक्ष केंद्र नियंत्रण यहां पर रहेगा, और डायरेक्टली आपके केंद्र का नियंत्रण यहां पर रहेगा। ये भी जरूरी बात होगी। ठीक है, चलो तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटी जो होते हैं वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज होते हैं, या डायरेक्टली किसका कब्जा होता है, राष्ट्रपति का कब्जा होता है, लेकिन यहाँ सरकारें चलती हैं। और फेडरल क्यों है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक राज्य अपने अपने प्रकार से प्रशासन कर सकता है, वही फेडरल होता है। एकात्मक होता है कि राष्ट्रपति के एक आदेश पर यहाँ क्या से क्या हो जाए, क्या ही पता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पता लगती है। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातों का डिस्कशन होते हैं कि कुछ आपके जो है ना आपको देखने को मिलते हैं, कुछ आपको अमेंडमेंट, आपको कुछ देखने को मिलते हैं यूटी से रिलेटेड अमेंडमेंट, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अमेंडमेंट रिलेटेड टू यूटी, अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू यूटी आपको देखने को मिलते हैं, समझिएगा। अमेंडमेंट रिलेटेड टू यूटी, अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू यूटी, रिलेटेड टू यूटी एस, इसका मतलब है संशोधन। यूटी से रिलेटेड जो संशोधन है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी संशोधन आपका होता है 69वां संविधान संशोधन 1991, सबसे जरूरी आपको देखने को मिलता है। 69th संशोधन 1991 आपको देखने को मिलता है। 1991 आपको देखने को मिलता है। ये किसके समय में हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। इसके माध्यम से क्या किया गया, इसके माध्यम से आपके दो परिवर्तन इसमें किए जाएंगे जो आपको समझने होंगे। पहला परिवर्तन क्या है, जो दिल्ली है ना, दिल्ली है ना, क्या बोला, दिल्ली जो है
दिल्ली को क्या कह दिया जाता है कि जो दिल्ली है हमारी वो एक विधानसभा क्षेत्र वाला राज्य होगा, नहीं यूटी होगा, यूटी होगा, राइट। तो इसमें बताया जाता है कि जो दिल्ली है भाई साहब, पहला पॉइंट इसमें ये हुआ, दिल्ली में विधानसभा की स्थापना, विधानसभा बनती है, दिल्ली में विधानसभा बनती है। दूसरा, पुदुचेरी में विधानसभा बनती है, पुदुचेरी में विधानसभा बनती है, पुदुचेरी में विधानसभा बनती है, विधानसभा बनती है। तो इन दोनों में ही आप समझना, दिल्ली में विधानसभा, पुदुचेरी में विधानसभा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो दिल्ली में विधानसभा बनी है, दिल्ली में विधानसभा बनी है, इसका मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी इन दिल्ली, यूनियन टेरिटोरी, टेरिटोरी इन दिल्ली आपको देखने को मिल जाएगा, इन दिल्ली आपको देखने को मिलती है, यूनियन टेरिटरी इन दिल्ली। पुदुचेरी में विधानसभा, यूनियन टेरिटरी इन पुदुचेरी, यूनियन टेरिटरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये लेजिस्लेचर चल रहा है, ये तो ध्यान नहीं था भाई, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, ये लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, ये भी लेजिस्लेचर है। इसके अंदर 70 सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी और यहाँ 30 सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। एक में 70 सीट हो जाएंगे, एक में 30 सीट हो जाएंगे, ठीक है, जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे। आगे चल के पूछा जाता है आर्टिकल में कौन से में संशोधन है, वास्तविकता में 239 ए का संशोधन है, एग्जैक्टली ये क्या है, 239 ए का संशोधन है, राइट। अच्छा, एनसीआर भी इसी के माध्यम से बनता है, एनसीआर की स्थापना भी यही हुई है, एनसीआर की स्थापना भी यहाँ पर हुई। अब एनसीआर की स्थापना कैसे होगी मार्ट साहब, भाई दिल्ली क्षेत्र को कहा जाता है एनसीटी, दिल्ली को क्या कहा जाता है, दिल्ली क्षेत्र को एनसीटी कहते हैं। जो दिल्ली क्षेत्र है, दिल्ली क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं एनसीटी, इसको हम बोलते हैं भाई एनसीटी, इसको बोला जाता है एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसको बोला जाएगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसको बोला जाएगा। और कहा गया इसके आसपास का पूरा जो क्षेत्र होगा वो एनसीआर कहलाएगा, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली के 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एनसीटी में आते हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं 8 आपके यूपी वाले, 2 आपके राजस्थान वाले, हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मिलकर एनसीआर की स्थापना करते हैं। तो एनसीआर को भी यहीं पर बनाया गया है। एनसीआर की स्थापना दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वो आपका कहलाता है एनसीआर। अगर मैं बात बताऊं तो एनसीटी के बाहर का क्षेत्र, दिल्ली के बाहर का क्षेत्र एनसीआर है, दिल्ली के बाहर का क्षेत्र एनसीआर है, ये एनसीआर है और दिल्ली एनसीटी है। तो बहुत ही स्पष्टीकरण से मैं समझाना चाहूं और ज्यादा, तो यहां आपको क्षेत्र कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलता है। कोई समस्या तो नहीं, नहीं सर कोई समस्या नहीं, ठीक है जी सर। अब थोड़ी सी इसके बारे में एक और संशोधन की बात करते हैं, जैसे 70वां संशोधन हुआ था, 70th संशोधन होता है। और 70वें संविधान संशोधन कब होता है सर, ये 1992 में होता है। कहा गया कि जो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली प्लस पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य हैं, यहाँ के जो विधानसभा सदस्य है, विधानसभा सदस्य है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। कहां भाग लेंगे, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे, चुनाव में भाग लेंगे, लेंगे। ये तक बात यहां पर कही गई है कि भाई दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे और भौकाल कटेंगे, ये बात यहां पर कही जाती है। मजा आ गया सर, फुल मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया, लाइक करते चलिए भाई साहब। अब इसके अंतर्गत ही आपके जो ये क्लॉजेज हैं ये कैसे कैसे बने हैं इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बारे में भी समझ लेंगे, एनसीटी का बनना कैसे आपको पता लगेगा, ठीक है। चलो ठीक, ये है भाई आपका 239 ए जो बताता है स्थानीय विधानमंडल का निर्माण होना, स्थानीय विधानमंडल का निर्माण होने की चर्चा करता है, स्थानीय विधानमंडल का निर्माण होना, ये इंसर्ट किया जाता है पहले तो 14वें इसको हटा लेंगे, ये 14वीं में आपका किया गया था केवल पुदुचेरी क्षेत्र में, बाद में इसको चेंज किया गया है। तो मैं इसको आपको सटीक तरीके से बता देता हूं कैसे कैसे इंसर्ट होता है 239 से। तो मैंने बता दिया है 239 से जो इंसर्ट होता है 69 सीएए के माध्यम से हुआ है 1991 में, एंड पॉइंटर यही आता है, दिल्ली के अंदर बनती है 70 सीट्स एंड आपके पुदुचेरी में बनती है, पुदुचेरी में बनती है आपकी 30 सीट्स, और इस तरीके से करके पूरा क्रिएट होता है। आजकल जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो गया है, ऑल्सो एप्लीकेबल टू द जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का एक्ट है आपका 2019 का, उसमें भी ये लागू हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे आपको पता लगता है अब अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ये प्रशासक को है, applies to the administrator of the Puducherry when legislature is not in session, not the term of instruction, not permission। अब बात को याद रखना, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ये 239 बी में है, ये केवल 3 क्षेत्रों में है, दिल्ली में है, पुदुचेरी में है, पुदुचेरी में है एंड आपकी है जम्मू एंड कश्मीर में, ये 3 ही क्षेत्र में काम करती है, बाकी क्षेत्रों में है यह कानून लागू नहीं करता। इसका समय कितना हो सकता है, 6 महीने ही हो सकता है, इसका जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 6 महीने ही हो सकता है, जैसा हम बताएं तो वो मैक्सिमम टेन्योर 6 ही महीने, नॉट इन पुदुचेरी बल्कि दिल्ली में भी है और जम्मू कश्मीर में 239 बी, यहाँ 239 बी खत्म होता है, ठीक। अब 239 ए ये एनसीटी की बात करता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी 239 ए, ये भी 69वें संविधान संशोधन 1991 के थ्रू आता है, ये एलजी के द्वारा चलता है, सीएम भी अपॉइंट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 10% ऑफ असेंबली, ये मैक्सिमम का केस है, इसमें लिमिट अलग होती है। दिल्ली के लिए जो लिमिट है ना कि परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो दिल्ली के लिए 15% की लिमिट है, बाकियों के लिए लिमिट कितनी है सर, बाकियों के लिए लिमिट 15% है, जबकि यहाँ के लिए लिमिट 10% तय की गई है। मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद का आकार देखेंगे, मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद का जो आकार है उसके लिए चर्चा की गई, मंत्री परिषद के आकार के लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, और मंत्री परिषद के आकार को आप ताबड़तोड़ तरीके से समझ पाएंगे भाई साहब कि मंत्री परिषद का आकार कैसा है, याद रखोगे, जी हाँ, यही मंत्री परिषद का आकार है। मुझे नहीं लगता इसमें भी आपको कोई समस्या रही होगी, आप इसको भी खैचम खाच समझ पाए होंगे। चलो सर आगे हम बात करते हैं बहुत ध्यानपूर्वक, ये है दिल्ली लेजिस्लेटिव की विशेष शक्तियां, यहीं पर आपका चलता है शक्ति और सीमाएं, ये पुलिस पर
पब्लिक ऑर्डर्स पर और भूमि पर, ये राज्य सूची के विषय हैं, पर दिल्ली विधानसभा इस पर कानून नहीं बना सकती। तो बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को समझना कि दिल्ली असेंबली जो है, यानी दिल्ली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, विधानसभा हर एक प्रकार का कानून बना सकती है दिल्ली विधानसभा, परंतु दिल्ली विधानसभा यह पुलिस के ऊपर, पब्लिक ऑर्डर्स के ऊपर और यह आपकी भूमि के ऊपर, यह आपके कार्य को नहीं कर सकती, यह आपके कार्य को नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से आप ये स्टेटमेंट भी समझ पाए होंगे कि यह लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, इनके एंट्री नंबर है। जैसे टॉपिक्स होते हैं तो उनको एंट्री कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में। पहले मैं इसको एंट्री लिख के ही पढ़ाता था, बट फिर वो बच्चों को समझ में आने में मुश्किलात होने लगी, बच्चे कहने लगे कि सर बहुत टफ हो जाता है, पॉलिटी आप बहुत टफ पढ़ा देते हो, तो तब फिर मैं तुम पे छोटी-छोटी रियायतें करने लगा। बताओ समझ में आया आपको पूरा मैटर? अरे मैटर समझ में आया कि नहीं? देवशीन आप क्यों शर्मा रहे हो? हैं? आप क्यों शर्मा रहे हो? आगे हम बात करते हैं, या अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है चलो। हाँ, ये भी एक थोड़ा-सा ज़रूरी है बच्चे, 239 ए बी भी ज़रूरी है। ना कि सिर्फ 239 ए बल्कि ए बी भी ज़रूरी है। ये संवैधानिक तंत्र की विफलता को समझाता है। ये बताता है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है, इफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी कैरीड अंडर आर्टिकल 239 ए, अगर 239 के ए आर्टिकल के अनुसार प्रशासन नहीं चल पाता, तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल माना जाएगा और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इफ रूल इन दिल्ली, अगर जो रूल इन दिल्ली है, अगर रूल इन दिल्ली यानी दिल्ली के अंदर शासन जो है इज नॉट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239 ए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, दिल्ली का रूल अगर 239 ए के अनुसार नहीं है, तब आपका 239 ए बी आर्टिकल के अनुसार, 239 ए बी आर्टिकल के अनुसार संवैधानिक तंत्र को विफल माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में संवैधानिक तंत्र को क्या माना जाएगा? संवैधानिक तंत्र को विफल माना जाएगा। ठीक है चलिए। ठीक है मिस्टर एम वाई यादव, कमाल की बात है उसके बावजूद आप क्लास में हैं, तो अब ये मानूं कि आप ही इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं या बाकी भी रखते हैं? अगर आप जैसा अमरीश पुरी बालक भी हमारी क्लास में आकर इस प्रकार की बातें करता है, तो क्लास का और ही अलग है। आपकी इतनी छोटी सोचने समझने की शक्ति के बावजूद आप यहां आए, मजा आ गया। ठीक है, तो मेरी बात को समझना, 239 ए भी जो आपको देखने को मिलता है, ये रूल इन दिल्ली है। जो 239 ए अगर लागू नहीं होगा, तो 239 ए भी लागू कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ पाए। मेरे ख्याल से आपको ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है, और इसी के साथ आपके यूटी का रूल होता है खत्म, ये यूनियन टेरिटरी का रूल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रिवीजन ही सफलता की चाबी है। इसको थोड़ी बुद्धि में बिठा लेना कि बगैर रिवीजन के आपका मामला नहीं हो पाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर लीगल एनालिसिस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोड़िए इन बातों में, कुछ नहीं आता। हेडिंग डालिए भाग 9, पुट ऑन द हेडिंग पार्ट 9, पार्ट 9 की हेडिंग डाल लीजिए। लीजिए सर, पार्ट 9 आपको देखने को मिलता है। पहले मुझे बताइए पार्ट 8 आपको समझ में आया पूरा? पार्ट 8 आपको समझ में आया? तो पार्ट 8 से रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लूं। ठीक है, पार्ट 8 से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, अगर आपको समझ में वाकई में आया है तो। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, क्वेश्चंस पूछ लेता हूं आपसे, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं जो बातों को समझने में मदद करेंगे। क्वेश्चंस बताइए सर। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, जो आपको बताना है, यूटी का प्रशासन, यूटी का प्रशासन, प्रशासन किस पर लागू नहीं होगा? किस पर लागू नहीं होगा? ऑप्शन है, पहला सर दिल्ली पुदुचेरी, दिल्ली प्लस पुदुचेरी, पुदुचेरी। बी आपका है सर चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा। ठीक है, सी है आपका चंडीगढ़ पंजाब, चंडीगढ़ पंजाब। ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। मैंने आपसे पूछा है कि यूटी का प्रशासन किस पर लागू नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। ये हमने जस्ट अभी पढ़ा के आया। देखो, अगर मैं इस चीज को समझाने का प्रयास करूं, तो आपको एक बड़ी ही बेहतरीन चीज समझ में आएगी कि यूटी का प्रशासन कहां लागू करेगा, कहां नहीं करेगा, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है चलिए, कमाल की बात है, दिल्ली और पुदुचेरी में लागू करता है, बट पॉइंट ये है कि सर ना तो ये हरियाणा में लागू करता, ना ही पंजाब में लागू करता। तो ऑप्शन होगा बी एंड सी, जम्मू कश्मीर लद्दाख में लागू करता है। तो करेक्ट आंसर बी और सी दोनों है। ठीक है, ये रही बात। अब तुम में से किसी ने बी एंड सी आंसर नहीं दिया, कितने बड़े गधे हो तुम। चाहते तो तुम आंसर दे सकते थे बी एंड सी, बट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि नहीं सर हमें तो हीरो बनना था, हम एक ही आंसर देते हैं। बच्चा, आंसर तो दोनों ही देने पड़ेंगे, ठीक बात है, दोनों आंसर देने पड़ेंगे। क्लास मेरी, क्वेश्चन मेरे, मैं जैसे चाहूं मैं ऐसे पूछूं, तुम्हारा काम है सही जवाब ढूंढना। ठीक है, बस आगे हम बात करते हैं। लीजिए, अब हम बात करेंगे कुछ आपके पार्ट 9 के बारे में, पंचायत के बारे में बात करते हैं। पार्ट 9 की हम चर्चा करते हैं, जो बात करता है पंचायत की। पंचायत का डिस्कशन आपका यहाँ किया जाएगा। पंचायत, पंचायत का डिस्कशन यहाँ किया जाता है, पंचायत इसको बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में बताऊं तो यह आपका केवल पार्ट 9 में ना होकर कई अलग अलग पार्ट्स में है। यही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन आपका कहलाता है, स्थानीय स्वशासन आपका कहलाता है। मैं थोड़ा सा इसी के बारे में डिस्कशन करता हूं कि इसको बोलते हैं लोकल प्रोविंशियल रूल, लोकल रूल इसको बोलते हैं, लोकल गवर्नेंस इसको बोलते हैं, गवर्नेंस इसको बोलते हैं, लोकल गवर्नेंस इसको बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन। देखो, स्थानीय स्वशासन, पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, तब जाके हम बाकी चीजों को समझ पाएंगे। सबसे पहले आप समझेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहला पॉइंटर होगा कि हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझें। पहला पॉइंटर क्या होगा, आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझें। मतलब की बात है कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते चलें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते चलें, पृष्ठभूमि को समझते चलें। ठीक, याद रखना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होगी। सर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें पता लगती है कि सर इसका जिक्र ऋग्वेद में भी है, ऋग्वेद में इसका जिक्र है, ऋग्वेद में उल्लेख है।
अर्थशास्त्र में उल्लेख है, ऋग्वेद में उल्लेख है, अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में उल्लेख है, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है, अर्थशास्त्र में उल्लेख है, शास्त्र में उल्लेख है। अब ऋग्वेद में तो आप जानते हैं कि सर 10 मंडल है, 10,562 इसके अंदर छंद है, 1028 सूक्त है, उन सब में इसका विवरण दिया गया, ब्यौरा है। और इवन अर्थशास्त्र किताब में भी इसका उल्लेख है, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? दैट इज रिटन बाय द चाणक्य। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य जी के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य जी के द्वारा लिखा गया है। विष्णुगुप्त कौटिल्य जी के द्वारा लिखा गया। कौटिल्य इनकी जाति है, विष्णुगुप्त इनका नाम है, चाणक्य इनके पिताजी का नाम। राइट, चलिए ओके चलो। और राणा शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। राणा शास्त्र क्या है? मेरे नोट्स को राणा शास्त्र कहा जाता है। वाजिब अंत, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि मैं एक किताब लॉन्च करूं जिसका नाम राणा शास्त्र रखा जाए, जैसे अर्थशास्त्र ऐसे राणा शास्त्र उसका नाम हो, जो कंप्लीट जीएस की किताब हो। क्या कहते हैं? ठीक है। चलो अनमैचेबल ऑरा के साथ में आगे बढ़ते हुए, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत का जो चोल राजवंश है वो इसी बारे में चर्चा करता है। दक्षिण भारत का चोल राजवंश इसी बारे में चर्चा करता है। दक्षिण भारत का चोल राजवंश जो था, जो दक्षिण भारत का चोल राजवंश है वो इसी बारे में डिस्कशन करता है। चोल राजवंश इसी का वर्णन करता है जो आपको देखने को मिलता है ना दक्षिण भारत का चोला डायनेस्टी ऑफ सदर्न इंडिया। जो चोल डायनेस्टी है सदर्न इंडिया की, चोला डायनेस्टी ऑफ सदर्न इंडिया है, और साउथ इंडिया जो है, और साउथ इंडिया वो इसी का डिस्कशन करता है। चोल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया इसी का डिस्कशन करता है। राइट, ओके। लेकिन सर अगर मैं बात करूं आधुनिक भारत में इसकी बात कहां की गई थी पहली बार? देखो भाई, आधुनिक भारत में जो इसकी बात पहली बार की गई थी वो कहां पर की गई थी? आधुनिक भारत में इसका डिस्कशन पहली बार कहां पर किया गया था वो बताइए। आधुनिक भारत में इसका डिस्कशन किया जाता है 1782 में किया जाता है। ठीक है, 1782 में किया जाता है। परशु का आ रखा है क्या? परशु ड्राइव लिंक। तो मैंने क्या बताया कि अगर मैं बात करता हूं आधुनिक भारत में इसका निर्माण कैसे होता है, आधुनिक भारत में इसका उल्लेख कहां है? आधुनिक भारत में अगर उल्लेख की बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया में उल्लेख कहां पर है? मॉडर्न इंडिया में उल्लेख कहां पर है? तो सर जी मॉडर्न इंडिया के अंदर जो उल्लेख आपको देखने को मिलेगा वो 1882 होगा, रिपन के द्वारा किया गया था। 1882 रिपन गजोधर ने इसको शुरू किया था। रिपन का वास्तविक नाम रिपन गजोधर था, वो तो आप ही लोग हैं जिसको रिपन कहते हैं। इनकी महिला मित्र तो इनको रिपू गज्जू कहती थी। ठीक है, चलो ये 1882 में आपको देखने को मिलेगा, रिपू गज्जू ने इसको स्टार्ट किया था, नाम है रिपन गजोधर, जिनको भारत का उद्धारक भी कहा जाएगा। 1882 में शुरू होता है। बट अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन को ग्रामीण स्तर पर पहली बार कब व्याख्यात किया गया? 1909 के अधिनियम में पहली बार इसकी व्याख्या आपको ग्रामीण क्षेत्र पर देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें किस अधिनियम में इसका ब्यौरा था, किस अधिनियम ने ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज की व्याख्या करी थी? ग्रामीण स्तर पर सत्ता विकेंद्रीकरण की बात करी थी, सत्ता विकेंद्रीकरण की बात करी थी, विकेंद्रीकरण की व्याख्या की, सत्ता विकेंद्रीकरण की व्याख्या की थी, विकेंद्रीकरण की व्याख्या की थी। तो हम बात करते हैं पावर का डिसेंट्रलाइजेशन आपका कहां से शुरू होता है? विच एक्ट स्टेटेड पावर डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो वो कहां से शुरू होता है बताते हैं। तो ये पहली बार होता है मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 में। मॉर्ले मिंटो एक्ट में हुआ था 1909 में। पहली बार इस अधिनियम में चर्चा की गई है कि हमारे यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर काम करे, पहली बार 1909 में बात की जाती है। ये फैक्ट मैं पहली बार यहां उल्लेखित कर रहा हूं, ऑनलाइन नहीं, पीसीएस में कर रखा है, और ऑफलाइन बैचेस में मैंने पढ़ाया हुआ है। ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा देता हूं क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में क्या होता है, टाइम स्लॉट थोड़ा ज्यादा रहता है मेरी क्लासेस का। बाकी शिक्षकों के मुकाबले अगर देखें तो मेरी क्लासेस का टाइम स्लॉट ऐसा होता है कि हफ्ते में एक क्लास लग गई, 2 हफ्ते में एक क्लास लग गई, ऐसा लगता है। टाइम लिमिटेड क्लास होती है जी, है ना? जी हाँ, आगे हम बात करते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन नहीं, जो पॉइंट है आपका वो अगले पॉइंट का हम डिस्कशन करते हैं। अद्भुत, ओके। इस पर समझेंगे कि लेकिन आधुनिक भारत में, स्वतंत्र भारत में इसकी शुरुआत कैसे होती है? स्वतंत्र भारत में इसकी शुरुआत की हम चर्चा करते हैं। स्वतंत्र भारत में इसका उल्लेख कैसे है? स्वतंत्र भारत में इसका उल्लेख कैसे है? ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में इसका उल्लेख किस प्रकार से है? इंडिपेंडेंट इंडिया में उल्लेख कैसे? इंडिपेंडेंट इंडिया में इसका उल्लेख हम देखते हैं कैसे कैसे काम करेगा। सर इंडिपेंडेंट इंडिया के अंतर्गत हम बात करते हैं वो समझिए, इंडिपेंडेंट इंडिया में इसका उल्लेख कैसे वो हम बात करते हैं, बताइए सर। सर वास्तविकता में जो इंडिपेंडेंट इंडिया में 1952 में 2 चीजें हुई हैं। एक तो बनता है एनडीसी, और एक 1952 में क्या बनता है? 1952 में एक बनता है सीडीपी। सीडीपी का मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका बनता है। प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसको बोलते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसको मैंने बताया, इसको बोला जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको बोला जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको बोला जाएगा। वहीं इसको एनडीसी को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको बोलेंगे हम राष्ट्रीय विकास परिषद बोला जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद इसको बोला जाएगा, परिषद इसको बोला जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 2 लेवल पे काम करेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद एंड सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पता है समझ में? बहुत बढ़िया। अब इसी चीज को हम समझाते हुए बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद और ये कैसे कैसे काम करते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक हम समझेंगे कि स्वतंत्र भारत में उल्लेख जो होता है इसी के द्वारा, इसका ये किसकी हेल्प से शुरू हुआ था? हेल्प ऑफ यूएसए। इसमें क्या लगा था? हेल्प ऑफ यूएसए, यूएसए की हेल्प से शुरू हुआ था। और यहीं पर हमें पता लगता है कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है आपका, इसी के अंतर्गत ये चर्चा की गई है सीडीपी में ही कि यह स्थानीय स्वशासन को शुरू करे। इसी ने स्थानीय स्वशासन के लिए मांग उठाई थी, स्थानीय स्वशासन के लिए इसने मांग उठाई थी। तो एक समिति का गठन करते हैं, इसी के अंडर एक समिति का गठन किया जाता है। इसी के अंदर एक समिति बनी थी जो थी 1957 बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनती है, बलवंत राय मेहता समिति का डिस्कशन होता है। और बलवंत राय मेहता समिति के अंदर त्रिस्तरीय ढांचा आता है।
बलवंत राय मेहता समिति में क्या आता है, त्रिस्तरीय ढांचा आपको देखने को मिलता है, त्रिस्तरीय ढांचा आपको देखने को मिलता है, ट्राई स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलता है, त्रिस्तरीय ढांचा आपको देखने को मिलता है, त्रिस्तरीय ढांचा आपको देखने को मिलता है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस समिति ने जो रिपोर्ट पेश करी है वो पेश करी थी 1959 में। इसकी जो रिपोर्ट को ही एनडीसी के कहने पर 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में यूज किया जाता है। नागौर में इसको लगाया गया, नागौर में लगाया, फिर 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में लगाया था, 11 अक्टूबर को साउथ इंडिया में लगाया 1959 में, पोचमपल्ली गांव आंध्र प्रदेश में लगाया था, एपी आंध्रा में इसको यूज किया था। दोनों जगह सफल रही। उसके बाद हमें समझ में आया कि जी हाँ, हमें पंचायती राज को शुरू भारत में करना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको पंचायती राज को भारत के अंदर शुरू करना प्रारंभ करते हैं। तो ये था भाई पूरा कॉन्सेप्ट। अब कल की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, 6 समिति हैं, 6 समिति पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी होगी यहीं पर कि आप लोगों के लिए अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 1 बजने वाला है। आप लोगों के लिए एग्जैक्ट 1:30 पर, एग्जैक्ट कब 1:30 पर एक वीडियो आएगी। और वो वीडियो कौन सी होगी? तो एग्जैक्ट 1:30 पर, मतलब हमारी तरफ से वो शेड्यूल हो चुकी है, वो ये वाली वीडियो आएगी। मतलब एनटीपीसी का 2026 का निचोड़, टॉप 300 क्वेश्चन, लगभग 3 घंटे की वीडियो है। तो अभी टेलीग्राम से जुड़ जाना और एनटीपीसी के लिए जो वीडियो आने वाली है आप लोगों के चैनल पर, इसको आते ही पहले धाबड़दौड़ ऐसे आते ही घुमा के लाइक मारना, इसको फिर कमेंट करना मजा आ गया गुरुजी। अगर कमेंट में हेर-फेर हुई तो भाई मैं बात नहीं करूंगा तुमसे, ठीक है? तो ये फटाफट से आप करिएगा। हर एक बच्चे की कमेंट का रहेगा इंतजार, क्योंकि आपकी कमेंट जैसी आएगी इधर की तरफ से मैं लाल रंग के स्टिकर से दिल भी इधर से फेंक के मारूंगा। कमेंट मतलब लाइक कर दूंगा आपकी, ठीक है? चलिए, तो ये चीज पूरी मुझे चाहिए। सीधा पहुंचे, सीधा 1:30 बजे आपको एक क्लास यूट्यूब पर डाल दी जाएगी, ठीक है? आपका इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।